Hi students, once again welcome back to our YouTube channel SNG Study Hub। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के उस बचे हुए सेक्शन को देखेंगे जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में नहीं देखा था। और पिछले वीडियो को जो अभी तक नहीं देख पाए हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को खोल करके देख सकते हैं। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे बच गए इस एक्सरसाइज में, उसे आइए हम देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न जो है वो एक में बदल जाती है। ये एक कंडीशन है। और दूसरी परिस्थिति इसमें दी गई है कि यदि हर में हम एक जोड़ दें तो वही भिन्न जो है हाफ हो जाता है, यानी 1/2। तो हमें वो भिन्न पता करना है कि वो भिन्न है क्या। तो हम लोग पहले ही बेसिक्स में समझ चुके हैं कि जो भी भिन्न होता है वो अंश बटे हर के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? अंश बटे हर के रूप में। तो अगर हमें भिन्न पता करना है तो हमें अंश और हर चाहिए होगा। इसलिए मान लेते हैं कि भिन्न का अंश जो है वो x है, भिन्न का अंश बराबर x है और भिन्न का हर जो है वो y है। ऐसे आप x y के अलावा कुछ और भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब प्रश्न के आधार पर अगर पहले कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाए तो क्या कहा गया कि अंश में एक जोड़ दें, अंश यानी x, तो x में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, यानी y में हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। तो ऐसा करने पर जो भिन्न है वो एक हो जाता है, यानी ऐसा करने पे ये भिन्न किसके बराबर होता है? 1 के बराबर हो जाता है। इसे हम थोड़ा सरल कर लेते हैं ताकि इक्वेशन बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो ये इधर पूरा भाग में इधर लाएंगे तो गुना हो जाएगा। तो 1 से किसी भी चीज़ को गुना करेंगे तो सेम वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और फिर इधर -1। तो इस प्रकार से ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये हो गया पहला समीकरण। इसी प्रकार से एक और कंडीशन जो दिया गया है उससे भी हम लोग एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ आप क्या कहा जा रहा है सेकंड कंडीशन में कि हर में एक जोड़ दें, यानी अंश में इस बार कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें हर में एक जोड़ना है। अगर ऐसा करते हैं तो ये भिन्न हाफ हो जाता है, यानी 1/2। तो इसे भी सरल कर लेंगे अगर हम, तो ये इधर भाग में इधर आके गुना 2 × x 2x और ये 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये y प्लस 1 ही रह जाएगा। अब इस y को अगर इधर लेकर के आ जाए हम लोग तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर y का जो गुणांक है वो बराबर ही है, ठीक है। तो y का गुणांक चूंकि बराबर है और चिन्ह भी इसके एक जैसे हैं, यहाँ भी y माइनस में है, यहाँ भी y माइनस में है, तो हम लोग समीकरण 1 और 2 को अगर घटा दें तो विलोपन विधि से ये सरल हो जाएगा। तो समीकरण 2 - 1 करने पर समीकरण 2 में 1 को घटा लेंगे, ये माइनस अच्छे से दे देता हूँ। तो समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और समीकरण 1 जो है हमारा वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब इसको अगर हम घटाते हैं तो घटाने पर क्या हो जाएगा? चिन्ह परिवर्तन। ये सब आप लोग अब समझ चुके होंगे अच्छे से। तो इससे ये y वाला पद हमारा कैंसिल हो जाएगा, खत्म। 2x में एक x घटाएंगे तो x बचेगा और ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस, यानी x का वैल्यू हमारे पास 3 प्राप्त हो गया डायरेक्टली। अब इस x के वैल्यू को अगर हम इस एक समीकरण में रखते हैं तो हमें y प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर अगर हम इसके वैल्यू को रखें तो हमारा इक्वेशन 1 आप देख सकते हैं क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू 3 रख ली हमने और ये इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये इधर माइनस में इधर आके प्लस। तो इस प्रकार से y का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गया, 5। अब चूंकि भिन्न जो है वो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, हमने अंश को x माना है और हर को y माना है, तो इस हिसाब से हमारा जो भिन्न होगा
वो क्या हो जाएगा x/y, ठीक है, x/y। और इसलिए भिन्न जो हमें इस परिस्थिति में प्राप्त हो रहा है वो क्या है, तो x के जगह 3 लिख लेंगे और y की जगह 5, यानी कि 3/5 वो भिन्न है जिसके अंश और हर में 1 जोड़ने और 1 घटाने पर ये 1 बन जाता है। आप चेक कर सकते हो, 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 5 में 1 घटाएंगे तो भी ये 4 हो जाएगा और 4/4 करेंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दूसरा जो इसका कंडीशन था कि y में अगर आप 1 जोड़ें तो ये हाफ हो जाता है, तो x 3 है और y 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, तो 3/6 को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑब्वियसली हाफ आएगा ही। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला प्रश्न का सॉल्यूशन है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा उम्र से संबंधित, जिसके बारे में हम लोग बेसिक्स में सीख चुके हैं कि जब भी उम्र से संबंधित प्रश्न आता है तो हम लोग वर्तमान उम्र को कोई चर पद के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कौन से वो 2 कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर है नूरी और दूसरा कैरेक्टर है हमारा सोनू, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे नूरी और सोनू के आयु के बीच संबंध दिखाया गया है। तो पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि नूरी की वर्तमान आयु कुछ है और फिर सोनू की। तो नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लिया हमने और सोनू की वर्तमान आयु मान लिया हमने y वर्ष। तो अब प्रश्न के आधार पर बनाते हैं कंडीशन। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि 5 वर्ष पूर्व। तो वर्ष पूर्व पहले ही हम लोग बेसिक्स में सीख चुके हैं कि जब भी वर्ष पूर्व की बात होगी तो हम लोग उसमें दिए गए संख्या से माइनस करते हैं जितना वर्ष कहा जाए। पूर्व मतलब पहले होता है, तो आज से 5 साल पहले, तो 5 साल अभी इसकी उम्र अगर x है तो 5 साल पहले इसका उम्र x - 5 रहा होगा। इसी प्रकार से अगर सोनू का अभी वर्तमान उम्र y है तो 5 वर्ष पूर्व इसका अभी उम्र जो है y - 5 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि परिस्थिति क्या दी गई है। तो कहा जा रहा है कि नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इस बात से यह स्पष्ट हो रहा है कि नूरी की उम्र अधिक है और सोनू का उम्र जो है वो कम है, क्योंकि नूरी का उम्र जो है वो सोनू के उम्र का 3 गुना था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर इसे हमें बराबर करना है तो सोनू के उम्र को 3 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके इसका उम्र नूरी के उम्र के बराबर हो जाएगा। इसे हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। अब इसे सरल करके हम लोग समीकरण के रूप में बदल लेंगे। तो ये 3 से गुना होके 3y - 15। तो इस प्रकार से हम लोग इसे और सरल करके क्या लिखेंगे, -3y, ये इधर जाके प्लस, तो -15 + 5। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि x - 3y बराबर क्या हो जाएगा, -10। ये पहला परिस्थिति हो गया। फिर आगे जो दूसरा परिस्थिति दिया गया उसके आधार पे भी हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। तो आगे नेक्स्ट कंडीशन जो हमारा है वो क्या कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 साल बाद, यानी इस बार हम लोग प्लस करेंगे उम्र में। तो पहले प्लस कर लेते हैं 10 साल पश्चात, यानी x + 10 और इसके लिए y + 10। क्या हुआ 10 साल पश्चात, तो नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी नूरी का जो आयु है वो सोनू के आयु का केवल 2 गुना ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से ये परिस्थिति हमें प्राप्त हो गई। अब इसको भी सरल करके हम लोग समीकरण बना लेंगे। तो इससे अगर समीकरण बनाया जाए तो ये हमें 2y + 20, यानी कि x - 2y बराबर 20 - 10। ये प्लस में इधर आके माइनस, इसलिए x - 2y बराबर 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि समीकरण 1 और 2 दोनों में x का जो गुणांक है वो आपस में समान है। x का गुणांक आपस में क्या है, समान है, ठीक है। तो x का गुणांक समान है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, और चिन्ह भी एक जैसा है, समान चिन्ह है, प्लस और प्लस, इसलिए घटाने का काम करेंगे हम लोग यहाँ। तो समीकरण 2 में माइनस कर लेंगे 1 को, 2 - 1 करने पर। तो यहाँ पे समीकरण
दो हमारा जो है यहाँ नीचे x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और एक जो है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इसे हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाने पर हम सभी जानते हैं कि चिन्ह परिवर्तन होता है, तो ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा और ये भी प्लस में आएगा। तो इससे x वाला पद समाप्त हो गया। -2 + 3 करेंगे तो घट करके ये प्लस का y होगा और 10 यहाँ प्लस में, ये भी प्लस में, जुट के 20। तो इस प्रकार से y का वैल्यू हो गया 20। अब इससे हम लोग x का मान निकाल लेंगे, तो कहीं भी रख सकते हैं इसके वैल्यू को। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है, इसलिए हम लोग x बराबर 10 प्लस 2y लिख सकते हैं। तो x बराबर 10 प्लस 2 इंटू 20, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10 प्लस 20 2 जा 40, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 50। तो इस प्रकार से x का मान कितना हो गया 50। तो हम कह सकते हैं कि नूरी की वर्तमान आयु कितनी है 50 वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष है। तो ये आप यहाँ लैंग्वेज में लास्ट में लिख लोगे। अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमेशा याद रखना है आपको ये कि उम्र से संबंधित जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको हमेशा वर्तमान आयु को ही किसी चर पद के रूप में लेना है। तो आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो संख्या है वो कितने अंक की है, 2 अंक की संख्या है। तो पहले हम लोग 2 अंक की संख्या के बेसिक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आप लोग बचपन से सीखते आए हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं 2 अंक की संख्या ले रहा हूँ 12। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो 2 है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, ठीक है। और ये जो है इसे हम लोग कहते हैं दहाई अंक यानी कि टेंस डिजिट, दहाई अंक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी 2 अंक की संख्या जो है वो इकाई अंक और दहाई अंक को मिलाने पर बनता है। इसे और थोड़ा सा हम डिटेल में अगर लिखें तो 12 जो है वो कैसे प्राप्त होता है, 1 गुना 10 प्लस 1 गुना 2। यानी क्या करते हैं हम, दहाई अंक पर जो भी संख्या रहता है, दहाई अंक की जगह पर उसे हम 10 से गुना करते हैं और इकाई अंक के स्थान पे जो भी अंक रहता है उसे हम 1 से गुना करते हैं। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है, कोई भी 2 अंक की संख्या प्राप्त होती है। यानी 2 अंक की संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 1 गुना दहाई अंक प्लस 1 गुना इकाई अंक, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे 10 गुना दहाई अंक प्लस 1 गुना इकाई अंक। इस प्रकार से हमें कोई भी 2 अंक की संख्या प्राप्त होती है। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पे अगर हमें 2 अंक की संख्या प्राप्त करनी है तो इसके लिए हमें दहाई अंक चाहिए होगा और इकाई अंक चाहिए होगा। और इसी दहाई और इकाई अंक की चर्चा यहाँ पर प्रश्न में की गई है कि कोई 2 अंक की संख्या है, यानी उस संख्या में एक दहाई अंक है और एक इकाई अंक है, और इन दोनों अंकों को जोड़ने पर इन दोनों अंकों का योग जो है वो कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो आइए पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि संख्या का दहाई अंक जो है, संख्या का दहाई अंक बराबर x है और संख्या का इकाई अंक जो है वो y है। तो इस प्रकार से संख्या जब हम बनाएंगे तो संख्या किस प्रकार से बनेगा, तो 10 गुना दहाई अंक, बिल्कुल अच्छे से समझे आप ये, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, और 1 गुना इकाई अंक।
तो इस प्रकार से 10 गुना दहाई अंक जब हम करेंगे तो ये 10x प्लस 1 गुना y यानी y। तो संख्या जो हमें प्राप्त होगा वो 10x प्लस y करने पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यही संख्या हमें प्राप्त करना है, लेकिन इसके लिए हमें x और y चाहिए होगा। अब ये x और y हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए दो परिस्थितियां दी गई है। सबसे पहली परिस्थिति क्या है कि ये जो 2 अंक की संख्या है इसके अंकों का योग 9 है, यानी कि ये जो x और y है इसको जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 9। ये एक स्थिति प्रश्न में दी गई है कि इसके अंकों का योग 9 है। और दूसरी परिस्थिति क्या दिया गया कि इस संख्या का 9 गुना, तो ये जो संख्या है अभी हमारे पास 10x प्लस वाई, पुनः अगर प्रश्न को देखें तो इससे हमें एक अलग कंडीशन क्या प्राप्त हो रहा है कि ये जो संख्या है इसका 9 गुना, यानी 10x प्लस वाई का क्या करेंगे हम लोग, 9 गुना। ये जो है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। ये चीज़ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि संख्या के अंकों को पलटने से। तो यहाँ पर जो अभी हमारा संख्या है वो है 10x प्लस वाई। अब इसके अंकों को क्या कहा जा रहा है कि पलट दें। कहने का मतलब क्या कि जहाँ पर अभी x है उसे y के स्थान पे लाना है, और जहाँ पे अभी y है उसे x के स्थान पर ले करके जाना है। इसका मतलब हुआ क्या कि संख्या के जो अंक थे वो पलट गए। मतलब जो अभी दहाई के स्थान पे था वो इकाई के स्थान पे आ जाएगा, और जो इकाई के स्थान पर है उसे आपको कहाँ लेके जाना है, दहाई के स्थान पे। तो अगर हम इसे इस प्रकार से पलटते हैं तो यही संख्या क्या बन जाएगा, 10y प्लस x के रूप में तैयार हो जाएगा। आप इसे समझ पा रहे होंगे। अंकों को सिर्फ पलटना है, तो y को x की जगह पे लिख लिया हमने और x को y की जगह पे लिख लिया। तो इससे जो नई संख्या प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हो गया, 10y प्लस x। ठीक है, तो ये जो 10y प्लस x है, ये जो संख्या बनी ये इस संख्या का क्या है, 2 गुना है। क्या कहा गया कि इस संख्या का 9 गुना जितना होगा वो इस संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का क्या होगा, 2 गुना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो संख्या पलटने से बनी 10y प्लस x, इसको 2 से गुना करेंगे। अब इसे सरल करके हमें एक और समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इसे अगर सरल करते हैं तो ये 90x प्लस 9y होगा, और इधर से ये 20y प्लस 2x हो जाएगा। तो अगर सभी पदों को हम एक तरफ लेकर के आ जाए तो इसे हम 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। अगर घटाया जाए तो ये हो जाएगा 88x माइनस 20 में 9 घट जाएगा 11y बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों जगह 11 कॉमन है। तो अगर आप 11 कॉमन ले लें तो ये 8x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि हम इसे 8x माइनस वाई बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 11 गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, और 0/11 यानी 0। ये आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ आप लिख सकते हैं कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या जो है वो कितनी है, 10y प्लस एक्स। ये 10y प्लस एक्स कैसे बना, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब इस दो समीकरण को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से y के गुणांक बराबर दिख रहे होंगे। यहाँ भी y का गुणांक 1 है और यहाँ भी 1 है, चिन्ह अलग अलग है। तो असमान चिन्ह रहने पे हम समीकरण को जोड़ लेते हैं। तो सेम वही प्रोसेस हम लोग इसमें भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और 2 इस दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि y को कैंसिल करना हमारे लिए बहुत ही आसान है अभी जो परिस्थितियां हमारे सामने बन के आई है उसके हिसाब से। तो यहाँ क्या करेंगे हम, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ें तो एक है हमारा x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा है 8x माइनस वाई बराबर 0। अब अगर इसे हम लोग जोड़ते हैं
तो y कैंसिल हो जाएगा, यानी समाप्त। 8x में एक x जोड़ेंगे तो 9x, और ये 9 + 0 9। तो इस प्रकार से x का मान हमें 1 प्राप्त हो गया, ये कट जाएगा एक बार में। तो ये x का वैल्यू हमें मिल गया 1। अब अगर इस x की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं तो इससे हमें y भी प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा x + y = 9, यानी कि y बराबर 9 - x, यानी कि y बराबर 9 - 1, इसलिए y का मान हो जाएगा 8। तो अब हमें संख्या आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि संख्या जो था हमारा वो क्या था, संख्या बराबर था 10x + y। आप देख सकते हैं जो हमारा ओरिजिनल संख्या था वो 10x + y के रूप में था, इसलिए यहाँ पे हम इसे सरल कर लेंगे। 10 × 1 + 8, यानी कि 10 + 8 यानी कि 18। तो 18 वो संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है, क्योंकि 1 और 8 को अगर आप जोड़ें तो 9 हो जाएगा। और अगर आप इसको पलट करके 18 को आप 9 से गुना करें, ठीक है, और इसके अंकों को अगर पलट देते हैं तो 81 होता है, और उसका 2 गुना करें, जो कि स्थिति दी गई थी। तो दोनों जगह से आपको रिजल्ट जो है वो सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट, कि कोई भी 2 अंकों की जो संख्या होती है वो 10 × दहाई अंक प्लस 1 × इकाई अंक करने पर प्राप्त होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मीना जो है वो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है, और उसने खजांची से ये कहा कि 50 रुपये और 100 रुपये के ही नोट दें। तो खजांची ने मीना को कुल 25 नोट दिए, ठीक है, 25 नोट दिए, उसे 2000 पूरे हो गए। तो हमें ये पता करना है कि खजांची ने उसे कितने 50 रुपये के नोट दिए और कितने 100 रुपये के नोट दिए। तो चूंकि यहाँ पे नोट 2 तरह के हैं, एक 50 रुपये के और दूसरे 100 रुपये के, और दोनों नोटों की संख्या कुल मिलाकर के कितनी हुई, 25, क्योंकि कुल उसे 25 नोट प्राप्त हुए। लेकिन अगर उसका पैसा देखा जाए, उन 25 नोटों को अगर हम पैसे में देखें तो वो टोटल कितना होता है, 2000 रुपये होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या जो है वो y है। 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। तो सबसे पहला कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कि अगर दोनों नोटों की संख्या को हम जोड़ लेते हैं तो कुल कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 25 नोट प्राप्त हो जाएंगे। और यहीं पे एक और कंडीशन दिया गया है, क्या, कि अगर इसके पैसों को हम जोड़ें कि ये 25 नोट कुल मिला के कितने पैसे पूरे करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। अब ये कैसे होगा आप समझिए। जैसे आपके पास 10 रुपये के 5 नोट हैं, तो अगर आप नोटों को गिने तो 5 नोट है, लेकिन अगर आप उसमें कितने पैसे पूरे होंगे देखें तो 10 रुपये के 5 नोटों को अगर आप रखते हो तो वो 50 रुपये पूरे हो जाते हैं। तो वो कैसे पूरा हुआ, तो 10 रुपये के नोट थे, तो 10 से हमने जितने नोट थे यानी 5 उसको गुना कर लिया तो 50 रुपये हो गए। इसी तरह से अगर 100 रुपये के 6 नोट हैं आपके पास, तो नोटों की संख्या तो 6 ही है, लेकिन अगर पैसे पूछे जाएंगे आपसे कि कितने पैसे हुए तो आप क्या कहोगे, 600 रुपये हो गए, ठीक है। तो रुपयों के हिसाब से अगर देखा जाए तो x जो है वो 50 रुपये का नोट है, तो अगर एक 50 रुपये का नोट होगा तो वो 50 रुपये बनेंगे, लेकिन अगर 2 नोट होंगे वैसे तो वो 100 रुपये बन जाएंगे। तो इसी तरह से अगर x नोट है उस तरह से तो ये 50x हो जाएंगे, और y 100 रुपये का नोट है तो ये 100y। तब इन दोनों को जोड़ने पर कुल कितना प्राप्त हो जाएगा पैसा, 2000
रुपया। ये प्रश्न में कहा जा रहा है। इसे हम लोग थोड़ा यहीं पर सरल करके छोटा कर सकते हैं समीकरण आसान बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ दोनों जगह से हमें 50 कॉमन देखने को मिल रहा है, जिससे ये x प्लस 2y के रूप में बदल जाएगा। तो अब आप ये कटा सकते हो, 0 0 कैंसिल और 20 यानी 40। तो इस प्रकार से x प्लस 2y जो है वो कितना हो गया 40। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों ही समीकरण में x के जो गुणांक है वो समान है। इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, और साथ ही साथ चिन्ह भी समान है। तो हम लोग समीकरण को घटाएंगे, क्योंकि समान चिन्ह रहने पर चरों के हम लोग समीकरण को क्या करते हैं, घटाते हैं। ये हम लोग पहले से ही बेसिक्स में सीख चुके हैं। तो समीकरण 2 - 1 करने पर तो x प्लस 2y बराबर 40, ये समीकरण 2 है, और x प्लस y बराबर 25, ये हमारा समीकरण 1 है। अब चूंकि इसे हम घटा रहे हैं तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन होगा, ठीक है। यहाँ हम लोग साइड में क्या लिखते हैं, घटाने पर। तो जैसे ही घटाएंगे तो ये x प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2y में 1y घट के सिर्फ y बचेगा, और 40 में 25 घटाएंगे तो 15। तो इस प्रकार से y का मान हमें प्राप्त हो गया 15, यानी कि 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 15। ठीक है। अब इस y का मान हम 1 में रख लेंगे तो हमें x की वैल्यू भी मालूम हो जाएगी। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो चूंकि x प्लस y जो है वो 25 है, दिस इम्प्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस y, यानी कि x बराबर 25 माइनस 15। इसलिए x का जो वैल्यू है वो हो गया हमारा 10। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 थी और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 थी। आप इसे अब कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 15 गुना 100 करेंगे तो 1500, और 10 गुना 50 500। तो 1500 और 500 को अगर आप जोड़ो तो आप देख सकते हैं ये 2000 पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का जो है प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। कहने का मतलब कि अगर आप लाइब्रेरी से यानी पुस्तकालय से किताब लेते हो तो पहले 3 दिन तक किताब रखने के लिए उसका जो किराया है वो फिक्स है, ठीक है। और इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, और इसके बाद हर एक दिन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हर दिन का किराया फिक्स है कि एक दिन के 5 रुपये या 6 रुपये जो भी है, मतलब फिक्स है कि एक दिन बढ़ेगा तो 5 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, 2 दिन अगर ज़्यादा हो गया तो 5 रुपये के हिसाब से 10 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे परिस्थितियाँ जो है, तो पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि नियत किराया वो है x रुपये, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया जो है वो है y रुपये, ठीक है। तो अब पहले प्रश्न समझते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या दी गई है कि सरिता ने जो है 7 दिनों तक पुस्तक रखे, ठीक है। आप इसे अच्छे से समझें। यहाँ पर मैं यहाँ स्पेस खाली कर लूँ। तो सरिता ने क्या किया, 7 दिन तक पुस्तक को रखा। मान लीजिए कि ये पहला दिन है और यहाँ आकर के ये 7 दिन कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे अब जो कंडीशन है कि पहले 3 दिन का तो उसका किराया फिक्स है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, और ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो यहाँ तक का उसको जो है नियत किराया लगेगा 3 दिन का, और इसके बाद इसने जो ये 4 दिन अतिरिक्त रखे हैं पुस्तक को, इसका उसे लगेगा क्या, अतिरिक्त किराया। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं कि ये x रुपये हो जाएंगे, और यहाँ ये 4 दिन का हर एक दिन के हिसाब से, चूंकि इसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखा तो 4 गुना y हो जाएगा, क्योंकि एक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है। तो 4 अतिरिक्त दिन का किराया से कितना देना पड़ेगा, 4y, ठीक है।
तो ये x और ये 4y, ये इसका कुल किराया होगा, यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो कुल इसे कितना देना पड़ा 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए? 27 रुपये। तो पहला परिस्थिति क्या हो गया कि x प्लस 4y, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि x प्लस 4y ही क्यों किया हमने, क्योंकि 7 दिन में से 3 दिन तक तो उसका किराया निश्चित है, नियत x रुपये, ठीक है। तो एक्स्ट्रा किराया उसको तो सिर्फ 4 दिन का देना पड़ा, इसलिए x प्लस 4y बराबर कितना हो गया? 27। ये पहला समीकरण बन गया हमारे लिए। और फिर से अगर आप प्रश्न को आगे पढ़ें पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको एक और परिस्थिति दी गई है कि सुशी ने भी एक पुस्तक 5 दिन तक रखा था, ठीक है। तो उसने 5 दिन तक रखा तो 3 दिन निश्चित किराया लगा होगा उसे और 2 दिन का उसे अतिरिक्त किराया देना पड़ा होगा। तो इस परिस्थिति में इस बार सिर्फ 2y होगा, तो x प्लस 2y, तो इसको कुल मिलाकर के कितना देना पड़ा? 21 रुपये। तो ये x प्लस 2y 21, ये सेकेंड समीकरण हो गया। तो स्पष्ट है यहाँ पे कि x का गुणांक आपस में समान है, इसलिए 1 माइनस 2 कर लेंगे। तो समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस 4y बराबर 27 और दूसरा है x प्लस 2y बराबर 21। अब चूंकि घटा रहे हैं इसलिए चिन्ह परिवर्तित होगा इन सबों का, तो चूंकि सब प्लस में इसलिए माइनस में आ जाएंगे ये, तो x और x यहाँ पर विलुप्त हो जाएगा, एलिमिनेट, x समाप्त हो गया। 4y में 2y घटाएंगे तो 2y और 27 में 21 घट करके 6, इसलिए y का मान आ जाएगा 2 1 का 2 और 2 तिया 6 यानी कि 3। तो y का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब इस y का मान हम, छोटा समीकरण 2 है, x प्लस 2y यहाँ रख लेते हैं, तो इससे हमें x प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 2 में मैंने कई बार कहा है कि आप कहीं भी इसको रखें, किसी भी समीकरण में ऐसे आपको मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो चूंकि x प्लस 2y बराबर 21 है, दिस इम्प्लाइज x बराबर 21 माइनस 2y, चूंकि इधर प्लस में है इसलिए उधर जाके माइनस हो गया। ये 21 माइनस y का वैल्यू 3 है तो 2 गुना 3, तो x बराबर 21 माइनस 6, इसलिए x का मान कितना हो गया? 15। तो इस प्रकार से जो पुस्तकालय का नियत किराया था वो 15 रुपये था और जो अतिरिक्त किराया था वो 3 रुपये था। तो आप यहाँ पे ये नीचे लैंग्वेज लिखना ना भूलें, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि नियत किराया 15 रुपये और अतिरिक्त किराया जो था प्रत्येक दिन का वो 3 रुपये था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्नावली 3.4 अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कहीं कोई परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।